हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो क्या आप लोगों को फिजिक्स के प्रॉब्लम से डर लगता है? आप सभी के अंदर फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को लेकर डर समाया हुआ है। तो बच्चों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए है और आप सबों को लास्ट तक आज के इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं जो आपके अंदर फिजिक्स का जो डर समाया हुआ है उसको हम लोग हमेशा के लिए बाहर फेंक सकते हैं। तो आखिर वो कौन से चीज़ें हैं जिसे हमें फॉलो करने से हमारे अंदर फिजिक्स की जो डर है, फिजिक्स प्रॉब्लम्स की जो डर है, उसको हम लोग हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं। तो सबसे पहली बात है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। हम लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को समझते ही नहीं, और इस सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को समझना। तो आखिर वो कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। आपको जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है उसको केयरफुल तरीके से आराम से उसको पढ़ना है एंड ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। और आप उस पूरे प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, और आपसे क्या मांगा जा रहा है इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा है आइडेंटिफाई गिवन डाटा। आपको क्वेश्चन में जो भी डाटा गिवन है सबसे पहले आप उस डाटा को प्रॉपर तरीके से लिखिए, ठीक है। तो राइट डाउन ऑल द गिवन क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। और जब भी आप गिवन डाटास को लिखें तो विथ यूनिट हमेशा क्या करना है, लिखना है, क्योंकि हम लोग जब भी डाटा लिखते हैं तो यूनिट को छोड़ देते हैं और यही समस्या आगे जाके हमारे रिजल्ट्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। थर्ड है डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स। आपसे क्या मांगा जा रहा है वो ऑब्जेक्टिव्स आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है। तो क्लैरिफाई डिफाइन दैट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट है बच्चों विजुअलाइज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब भी हम फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम कोई ड्राइंग नहीं करते, है ना, पिक्चर हम ड्रॉ नहीं करते, जो सबसे बड़ी हमारी समस्या है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्रॉपर क्वेश्चन से रिलेटेड ड्राइंग भी करें ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। तो ड्रॉ डायग्राम्स, फ्री बॉडी डायग्राम्स। अगर आप फोर्स, लॉज एंड मोशन से चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बना रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे एक बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस लगते हैं और उस केस में आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स जरूर बनाना चाहिए। और ग्राफ टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन, अगर जरूरत पड़े तो आपको ग्राफ भी बनाना है ताकि आप सिचुएशंस को बेहतर तरीके से वहां पे हैंडल कर पाए, ठीक है। चलिए बातें करते हैं एग्जांपल पे। लेट अस सपोज इफ अ क्वेश्चन इन्वॉल्व मोशन। अगर आपको मोशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया बच्चों तो स्केच द पाथ। आपको प्रॉपर पाथ बनाना है कि गाड़ी कहाँ से कहाँ चल रही है, आपका मोशन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपर तरीके से डायग्राम के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस को समझने में कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कि हम लोग कभी भी कोई डायग्राम जल्दी से बनाते नहीं और विदाउट डायग्राम कहीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड लेवल, वेलोसिटी, डिस्टेंस, एंगल, जो भी आपको एंगल, डिस्टेंस, वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चंस में, वो सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से डायग्राम के हेल्प से उसको रिप्रेजेंट कीजिए। और ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका 40% सॉल्यूशन जो है बच्चों यहीं पे आपका मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पॉइंट 1 क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि सबसे पहले क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को समझना है, ठीक है। और जो भी चीजें गिवन है उसको प्रॉपर तरीके से विथ यूनिट के साथ लिखना है। चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं कि आखिर वो कौन सा सेकेंड स्टेप है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एनालाइज द कॉन्सेप्ट। आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज कीजिए, उस पर सोचिए, विचार कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है, तो लिंक द रिलेवेंट फिजिक्स प्रिंसिपल। आपको जो भी क्वेश्चंस गिवन है बच्चों उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी लॉज है, इक्वेशंस है, कॉन्सेप्ट है, उसको क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई विच लॉस, वो कौन से लॉस से आ रहा है आपका क्वेश्चन, कौन सा इक्वेशन हमें पुट करना है, एंड कॉन्सेप्ट अप्लाई। और जो भी कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉ, काइनेमेटिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इटीसी। क्लियर है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड एजम्पशन। एजम्पशन को भी समझना बहुत जरूरी है जब आप फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आपने ग्रेविटी वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं या कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमें वहां बताया जाता है कि एयर रेजिस्टेंस को क्या करना है, नेग्लेक्ट करके चलना है। तो ये वहां पे क्या है, एजम्पशन है ना। तो उस एजम्पशन पोस्टुलेट को भी जहां जहां पे आपको एजम्पशन मिले, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया,
सॉलिड मैकेनिक्स, इन सारी चीज़ों में हमें बहुत सारे एजम्पशंस को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो वो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उन एजम्पशंस को भी फोकस करें, ठीक है। तो चेक इफ फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल और इफ एन आइडियल सिस्टम। जैसे बच्चों आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा, तो वहां पे क्या है कि वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग फ्रिक्शन लेस सरफेस की बातें करते हैं। तो ये क्या है, आपका एजम्पशन है। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा अगर आप कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को अच्छे बेहतर तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक इन डाउन, है ना, यानी डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। जैसे कभी आपने अगर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि बल्ब इज रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट। फिर नेक्स्ट उसी में दूसरा बल्ब का भी क्वेश्चंस गिवन होता है 60 वाट एंड 220 वोल्ट। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप उसको सब प्रॉब्लम्स में क्या करें, डिवाइड करें, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। इट हैज मल्टीपल पार्ट्स। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि एक ही क्वेश्चन पे आपको 2-3 क्वेश्चन जो है वो डाला होता है, तो हर एक एक पार्ट्स को आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, उसको ब्रेकआउट करना है, डिवाइड करना है, देन आगे की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। एनालाइज द कॉन्सेप्ट, हम लोग कैसे अपने कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करेंगे, है ना, किस तरीके से एजम्पशंस को भी अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और कैसे हम क्वेश्चंस को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके अपने प्रॉब्लम्स को और आसान बना सकते हैं, ठीक है। अगला स्टेप की तरफ चलते हैं बच्चों, और ये हमारा थर्ड स्टेप है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप, फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटेजी। देखिए पहला क्या है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है इक्वेशंस का कि हम कौन से फॉर्मूला को यूज करें, कौन से लॉज को यूज करें। तो आपको हमेशा ये चीज पर फोकस करना है कि आपका जो प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल फॉर्मूला या इक्वेशंस को क्या करें, वहां पे यूज करें, ठीक है। तो चूज, पहला क्या है, चूज द राइट इक्वेशन। आपको जब भी फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, है ना, तो हमेशा एक राइट इक्वेशन का क्या करें, चूज करें। सेलेक्ट द फॉर्मूलाज और प्रिंसिपल दैट रिलेटेड टू प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम से रिलेटेड फॉर्मूला है उन्हीं फॉर्मूलाज को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मोशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ रहा है और आपसे अगर डिस्टेंस मांग रहा है बट आपको टाइम गिवन नहीं है, बट आपके पास क्या है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस है, तो क्या आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे? नहीं, उस समय आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, इट मींस वी हैव टू यूज अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² - c² = 2as। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन आपका प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए सबसे सुटेबल, सबसे परफेक्ट फॉर्मूला और इक्वेशन क्या है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं रिलेट नॉन टू अननोन। हमें डायरेक्ट नॉन की तरफ मूव नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, डायरेक्ट नॉन की तरफ चले जाते हैं, जो फाइंड करना होता है उस पर मूव करते हैं, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, नॉन टू। जो चीजें हमें गिवन है, जो गिवन डाटा है, उस गिवन डाटा के हेल्प से स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है और फाइनली हमें नॉन टू अननोन यानी अननोन की तरफ हमें चलना है। जैसे आप जब भी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और वहां पे आपको फाइंड करना होता है एक्स एंड वाई, तो आप क्या करते हैं, नॉन चीजों को लेते हैं और नॉन चीजों को लेते हुए 2 इक्वेशन कर निकालते हैं और फिर वहां पे एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जस्ट एज इट इज आपको यहाँ पे भी सेम चीजें करना है, ठीक है। जो भी नॉन है, नॉन से हमें किधर बढ़ना है, अननोन की तरफ, है ना कि डायरेक्ट हमें अननोन पे फोकस करना है। तो क्रिएट इक्वेशन, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या होगा, कुछ इक्वेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, आप बिल्कुल कीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कनेक्ट गिवन डाटा टू द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। तो आप इक्वेशन को क्रिएट कीजिए, डाटा जो आपको गिवन है उसको कनेक्ट कीजिए और जो आपका अननोन चीज है उसकी तरफ आप स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट है कंबाइंड मेथड्स। क्या होता है बच्चों, कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज क्या करना होते हैं, यूज करने होते हैं। कभी हमें एक ही क्वेश्चन में फोर्स भी लेके आना है, एक्सेलरेशन भी लेके आना है, वेलोसिटी को भी लेके आना है, काइनेटिक एनर्जी को भी लेके आना है, काइनेमेटिक्स के भी इक्वेशंस को लेके आना है। तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल फॉर्मूलेस को यूज करना पड़ेगा और इसके लिए आपको मल्टीपल फॉर्मूलेस को भी क्या करना है, दिमाग में रखना है। यानी कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिर्फ उसी से रिलेटेड नहीं, आपको मल्टीपल चैप्टर्स के भी फॉर्मूला आपके दिमाग में रन करना चाहिए, अच्छे से दौड़ना चाहिए। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको प्रॉपर फॉर्मूलाज को भी फोकस करते रहना पड़ेगा। टाइम टाइम पे हर एक चैप्टर्स के आप लिस्ट बनाइए, फ्लैश कार्ड बनाइए और उसके हेल्प से आप फॉर्मूला को रिवाइज
करते रहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा कनेक्ट कर पाते हैं, बहुत सारे मेथड्स को एक साथ, बहुत सारे फार्मूलाज को एक साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आपका प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो समटाइम्स यू मे नीड कंबाइंड एनर्जी फोर्सेस और काइनेमेटिक्स फॉर अ सॉल्यूशन। तो कभी कभी आपको एनर्जीज, फोर्स, काइनेमेटिक्स सबको एक साथ लेकर आना पड़ता है। तो अगर आपके पास फार्मूला बेहतर रहेगा, आप बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर आपको फार्मूलाज को भी रिवाइज करते रहना है, हर एक चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। अगला स्टेप हमारा क्या है जिससे हम फॉलो करके बहुत आसान कर सकते हैं अपने फिजिक्स प्रॉब्लम्स को, वो है बच्चों सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चंस लेते हैं तो आप उसको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो एज इट इज आपको फिजिक्स में भी क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। जब आपका प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगा, आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके होंगे, तो डेफिनेटली आपके पास वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा जब आप शॉर्टकट मेथड यूज करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट जब आप इनिशियली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना आपके लिए सबसे फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या है, सब्स्टिट्यूट्स वैल्यूज। आपको जो भी वैल्यूज गिवन है उसको प्रॉपर तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है। कहाँ पे हमें कौन सा वैल्यू पुट करना है ये आपको पता होना चाहिए। प्लग इन नॉन क्वांटिटीज इनटू द इक्वेशन, है ना। जैसे आप मानते हैं कभी कभी क्या होता है, दो तीन इक्वेशन है तो आप लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी एस यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो आप इस तरीके से प्रॉपर वैल्यूज को पुट करते हुए आगे की तरफ स्टेप बाय स्टेप अगर आप बढ़ते हैं तो आपकी समस्याएं जो धीरे धीरे कम होती चले जाएंगी और आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगा अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है चेक यूनिट्स। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं लेकिन उनका आंसर नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता भाई? क्योंकि हमने जो यूनिट चूज करा है वो यूनिट्स हमें कभी कभी क्या होता है, मिस हो जाता है। तो या तो जो भी गिवन डाटा है उसके यूनिट्स को देखना है, क्या वो सारे के सारे यूनिट एक ही स्टैंडर्ड में है, क्या वो सारे के सारे एमकेएस सिस्टम में, क्या वो सारे के सारे सीजीएस सिस्टम में। अगर नहीं है तो आपको वहीं पे क्या करना है, एमकेएस या सीजीएस जो भी आपका है उस एक ही सिस्टम में कन्वर्ट करना है। दूसरा क्या होता है कि जब हम रिजल्ट फाइनल लेके आते हैं तो वहां पे हमारा यूनिट मैच नहीं करता है ना, आंसर मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपका जो आंसर होता है बच्चों वो किसी अदर यूनिट्स में होता है और जो आप आंसर लेके आ रहे हो वो किसी अदर सिस्टम में लेके आ रहे हो। तो उस समय भी आपको थोड़ा सा केयर रहना पड़ेगा, अपने आप को फोकस करना है रिजल्ट पे कि रिजल्ट में कौन सा यूनिट दिया गया है ना, और आप कौन से यूनिट सिस्टम पे लेके आ रहे हो। ठीक है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व, आपको आसान बनाना है, अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो सिंप्लीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए। एंड सॉल्व फॉर अननोन, और आपको अननोन क्वांटिटीज की तरफ क्या करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। नेक्स्ट है वेरीफाई इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, आपको वेरीफाई भी करना है पार्सली, चेक इफ पार्सली सॉल्यूशन मेक सेंस फिजिकली, है ना। तो आपने जो भी रिजल्ट लेके आए उसको क्या करना है बच्चों, आपको वेरीफाई भी करना है, उसका सत्यापन भी, चेक भी करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक भी करना है। क्लियर है? ये 4 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका 99% जो है आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ चुका है। लेकिन यही कुछ स्टेप जो है बच्चों हम लोग फॉलो नहीं करते, जिसके वजह से फिजिक्स के प्रॉब्लम जो हमें काफ़ी बोरिंग लगते हैं, और जब हमें बोरिंग लगते हैं तो डेफिनेटली हम धीरे धीरे उससे दूर होते चले जाते हैं। तो ये कुछ स्टेप हैं जिनको फॉलो करके आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम से दूर नहीं बल्कि आप उसके और करीब जा सकते हो, आपको प्यार होने लगेगा फिजिक्स के प्रॉब्लम से। ठीक है, अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरीफाई एंड इंटरप्रेट। आप खुद को सत्यापित कीजिए, चेक कीजिए और उस पर व्याख्या भी कीजिए, एक्सप्लेन भी आप कर सकते हो। क्रॉस चेक द आंसर, जैसे मैथमेटिक्स में आपने बचपन में बनाया होगा कि आपको मल्टीप्लाई दिया गया है और फिर उसको चेक करने भी बोलता है, चेक इट, कि आप चेक करके बताइए कि आपका जो रिजल्ट है क्या वो सही है। तो आपको यहाँ पे भी बच्चों जब भी आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं एक बार उस क्वेश्चन को क्रॉस चेक जरूर कीजिए। ठीक है, तो वेरीफाई योर फाइनल आंसर विथ डायमेंशनल एनालिसिस बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट बैक इनटू द इक्वेशन। तो आप जो भी आपका आंसर आया एक बैक इक्वेशन पे आप पुट करके सब्स्टिट्यूट करके आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है चेक फिजिकली फिजिबिलिटी, इंश्योर द सॉल्यूशन इज रियलिस्टिक। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक्सप्लेन द रिजल्ट, आपको अपने रिजल्ट को एक्सप्लेन भी करना है। अगर बच्चों आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं
तो हमारी गारंटी है, और 1-2% नहीं 100% गारंटी है कि आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम से प्यार होने लगेगा। कभी भी आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम से डर नहीं लगेगा। आपके अंदर जो फिजिक्स का प्रॉब्लम को लेकर जो डर समाया हुआ ना, जो राक्षस है, वो राक्षस को बाहर निकाल सकते हैं और बड़े आराम से। बस आपको इन 5 स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है। तो चलिए इन 5 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद देखते हैं सक्सेस टिप्स कि आखिर वो कौन से सक्सेस टिप्स हैं जिससे हमें कंटिन्यू फॉलो करने की जरूरत है। तो हमने 5 स्टेप आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोग फॉलो करते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चे नहीं करते हैं तो आज से इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। गारंटीड है विद इन 1 मंथ आप में एक नया चेंज देखने को मिलेगा। आप जिस प्रॉब्लम से भाग रहे थे उस प्रॉब्लम से आपको प्यार हो जाएगा, इसकी हमें 100% गारंटी है। ठीक है, तो अगला है बच्चों आप लोगों के लिए टिप्स फॉर सक्सेस कि आखिर आप सक्सेस कैसे होंगे। तो फर्स्ट है प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को बच्चों यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ एक क्वेश्चन बना लिया उसके बाद 10 दिन आप आराम कर गए, बैठ गए, सो गए, तो आप फिजिक्स के प्रॉब्लम से कभी भी छुटकारा, जो आपके अंदर डर समाया हुआ है वो डर से कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। आपको प्रैक्टिस रेगुलरली, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। एवरीडे फिक्स कर दीजिए कि आधा घंटा हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक टाइप पकड़े उसी पर दिन भर बैठे हुए, नहीं। जितना ज़्यादा मल्टीपल टाइप्स को आप कवर करेंगे आपके डाउट्स भी बच्चों उतने ज़्यादा ही क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी उतना और बेहतर होता चला जाएगा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड कॉमन पैटर्न्स। आप ज्यादातर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे उनका लगभग पैटर्न क्या होता है बच्चों, सेम होता है। ठीक है, तो मेनी फिजिक्स प्रॉब्लम हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। इस वजह से और भी आसान हो जाएगा। बस आप कंटिन्यू रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और इंजॉय करते रहिए अपने फिजिक्स प्रॉब्लम्स को। डेफिनेटली आपको कुछ ही दिनों में फिजिक्स के प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल से लगाव होने वाला है। ठीक है, स्टे ऑर्गेनाइज, राइट नीटली एंड कीप योर कैलकुलेशन क्लियर। जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना तो इतना जल्दबाजी में रहते हैं कि हम कहाँ पे क्या लिख रहे हैं हमें पता नहीं चलता है ना। और हम लोग एकदम मुर्गी की टांग की जैसा क्वेश्चंस को लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। नहीं, मैथमेटिकल पोर्शन है, प्रॉपर तरीके से नीट क्लीन एकदम साफ सुथरा लिखना है ना। और सही तरीके से आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बच्चों अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके लाइफ में जो फिजिक्स का डर समाया हुआ आपके अंदर वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम से प्यार हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम हमेशा आप लोगों के लिए इसी तरह के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आते रहेंगे जिसके हेल्प से आप अपने फिजिक्स के प्रॉब्लम्स का जो डर है, जो डर समाया राक्षस बैठा हुआ है, आप उस राक्षस को यूं ही उखाड़ के अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, टाटा, बाय बाय।